जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज तो हो गया हमारा 24 मई की हिस्ट्री हम हमेशा की तरह देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आज के दिन घटी हैं, बट हम कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए फटाफट करके 2-3 पॉइंट्स आज की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत हम कवर करेंगे। कौन सा पॉइंट कवर करेंगे? तो 24 मई 1890, ध्यान दीजिएगा, 24 मई 1819 में ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी विक्टोरिया का जन्म कब हुआ था? तो आज के ही दिन 1890 यानी कि 1819 में। सेकंड पॉइंट देखेंगे 1920 यानी कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और ये स्थापना की किसके द्वारा गई? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई और इसकी स्थापना की किसने? सर सैयद अहमद खान ने की। और आज के ही दिन फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट मीन्स कॉमनवेल्थ डे के रूप में आज के दिन को हम जानते हैं। और यह दिवस रानी विक्टोरिया के जन्म तिथि पर मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज रानी विक्टोरिया का जन्म तिथि है। हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देखा ना, 1819 में जो है महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। तो उन्हीं के तिथि के उपलक्ष्य में ही आज के दिन को कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। और यह दिवस उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासन काल में थे। तो ये तो देख लिया हमने 2-3 पॉइंट्स की आज की हिस्ट्री के बारे में। आई होप आपकी हिस्ट्री आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 to 9th कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए हैं क्लास 10th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से क्लासेस देख करके अपने हर एक डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम करेंगे प्राकृतिक व कृत्रिम श्वसन। ही हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है? प्राकृतिक व कृत्रिम श्वसन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 19 है। तो प्राकृतिक व कृत्रिम श्वसन किसके अंतर्गत आता है? ये भी हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट एड के अंतर्गत ही आता है, जो हमारा प्राथमिक उपचार उसी के अंतर्गत आता है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में हमने देखा था श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, ओके, यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने कवर किया था। और जो हमारा इसके प्रीवियस हमारी क्लास हुई थी उसमें उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी। आई होप आपने वो प्रीवियस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इजीली आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई गई है। वहाँ से जिस भी क्लास में आपको डाउट्स है वहाँ से क्लासेस वाइज आप जाके अपना डाउट्स ले सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास, कौन सी? श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी, जो कि हमारे यस्टरडे इवनिंग में हुई थी। तो अब चलते हैं आज की क्लास में। हमने श्वसन तंत्र जान लिया, उसका बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया, बेसिक नॉलेज के बारे में हमने जान लिया कि श्वसन तंत्र होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, श्वसन तंत्र की क्रिया क्या होती है, ये सभी तो हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे क्या? प्राकृतिक व कृत्रिम श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप अच्छी तरह से अवगत हो गए। अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्राकृतिक व कृत्रिम श्वसन है क्या।
स्टार्ट करते हैं। और इसमें करने से पहले हम क्या करेंगे एक बार देख लीजिए। प्राकृतिक श्वसन का अर्थ जानेंगे, कृत्रिम श्वसन का अर्थ एवं आवश्यकता जानेंगे, दम घुटना क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कृत्रिम श्वसन यानी कि जो हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके मेथड क्या हैं, कृत्रिम श्वसन की विधियों हम ये देखेंगे फ्रेंड्स ये पूरे चैप्टर में, किसमें, प्राकृतिक व कृत्रिम श्वसन में। आई होप आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन क्रिया एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है जो जीवधारियों के जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्वसन क्रिया के बिना जीवित रहना असंभव है। आप सभी जानते हैं कि बिना सांस लिए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जानवर। श्वसन क्रिया द्वारा प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा शरीर में मौजूद दूषित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निष्कासित करता है। हमने पढ़ा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। प्रत्येक जीव में श्वसन क्रिया स्वतः ही होती है, यानी कि अपने आप ही हम सांस लेते हैं, अर्थात ये अपने आप ही बिना किसी प्रयत्न के चलने वाली क्रिया है। कौन सी क्रिया? श्वसन क्रिया। परंतु किसी दुर्घटना के कारण जैसे दम घुटना, विद्युत आघात यानी कि बिजली का करंट लगना तथा सदमा लगने जैसी स्थिति में यह क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, इट मीन्स रुक जाती है। ऐसी स्थिति में रोगी की जान बचाने के लिए उसे कृत्रिम श्वसन क्रिया प्रदान की जाती है। यानी कि जो हमने पढ़ा ना अभी, श्वसन क्रिया स्वतः चलने वाली एक क्रिया है, बट किसी दुर्घटनावश अगर ये क्रिया रुक जाती है, इस क्रिया में रुकावट हो जाता है, तो उसकी जान बचाने के लिए कृत्रिम श्वसन प्रदान किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको दिया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं प्राकृतिक श्वसन का अर्थ देखते हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने की संयुक्त प्रक्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। अर्थात वायुमंडल से प्राप्त आवश्यक ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अशुद्ध वायु या कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से वायुमंडल में लाने की क्रिया ही हमारी क्या है? प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहलाती है। यह एक निरंतर चलने वाली अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि हम चाहे या ना चाहे तो भी हम सांस लेते ही लेते हैं, क्योंकि बिना सांस लिए हम जीवित नहीं रह सकते। प्राकृतिक श्वसन क्रिया में दो उपक्रियाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक श्वसन क्रिया में दो उपक्रियाएं होती है, कौन कौन सी? प्रश्वसन और दूसरी क्रिया कौन सी है? निःश्वसन। प्रीवियस क्लास जब हम कर रहे थे श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, तो उसमें हमने प्रश्वसन और निःश्वसन के बारे में पढ़ा भी था। तो जो प्राकृतिक श्वसन क्रिया यानी कि जो अपने आप जो हम क्रिया करते हैं सांस लेने की, उसमें उसकी दो क्रियाएं होती है, कौन सी? प्रश्वसन और निःश्वसन। देख लेते हैं एक बार। वह क्रिया जिससे वायु फेफड़ों में भरती है प्रश्वसन कहलाती है। यह क्रिया डायाफ्राम के चपटा होने तथा पसलियों के थोड़ा बाहर व आगे की ओर उठ जाने के कारण वक्ष गुहा के बढ़ जाने से होती है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े फूल जाते हैं एवं इनके वायु कोशों में वायु का दबाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल की वायु नासा मार्ग एवं श्वसन नाल से होती हुई फेफड़ों तक पहुंच जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रश्वसन कहते हैं। निःश्वसन देखते हैं। वह क्रिया जिससे वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है निःश्वसन या उच्छ्वसन कहलाती है। उच्छ्वसन भी हमने पढ़ा था ना, जो हमारा श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान हम पढ़ रहे थे, तो उच्छ्वसन कहलाती है। क्या है उच्छ्वसन कहलाती है? वह क्रिया जिससे वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, यानी कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वही हमारा निःश्वसन या उच्छ्वसन कहलाती है। इस क्रिया में पेशियों के शिथिलन से पसलियां एवं डायाफ्राम अपनी पूर्व समान स्थिति में लौट आते हैं, जिससे वक्षीय गुहा के आयतन पर दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार निःश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब देख लेते हैं प्राकृतिक श्वसन और निःश्वसन में अंतर। तो प्राकृतिक श्वसन सदैव तथा अनवरत रूप से चलने वाली क्रिया है, और कृत्रिम में क्या है? प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर यह क्रिया दी जाती है। यानी कि कृत्रिम श्वसन हमने पढ़ा ना, जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में व्यक्ति को क्या दिया जाता है? प्राकृतिक श्वसन कृत्रिम श्वसन दिया जाता है।
अब प्राकृतिक श्वसन देखते हैं। यह क्रिया स्वतः होने वाली अनैच्छिक क्रिया है। और कृत्रिम श्वसन यह केवल आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। यह एक ऐच्छिक क्रिया है, यानी कि अगर जरूरत है तो ही कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, नहीं तो प्राकृतिक श्वसन तो अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि अपने आप ही चलने वाली क्रिया है। तो ये तो हमने देखा अंतर किसमें, प्राकृतिक श्वसन और निःश्वसन में। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। प्राकृतिक श्वसन यह स्वयं ही पसलियों एवं तंतु की क्रिया पर निर्भर करती है तथा व्यक्ति की स्वयं की मांसपेशियों पर संपादित होने वाली क्रिया है। प्राकृतिक श्वसन क्या है? यह स्वयं ही पसलियों एवं तंतु की क्रिया पर निर्भर करती है तथा व्यक्ति की स्वयं की मांसपेशियों पर संपादित होने वाली क्रिया। बट कृत्रिम श्वसन क्या है? यह सदैव दूसरों द्वारा ही कराई जाती है। प्राकृतिक श्वसन क्या है? स्वयं ही पसलियों एवं तंतु की क्रिया पर निर्भर करती है। बट कृत्रिम श्वसन यह सदैव दूसरों द्वारा कराई जाती है। इसमें दूसरे व्यक्तियों की श्रम करना होता है, यानी कि दूसरे व्यक्तियों को श्रम करना पड़ता है तथा यह क्रिया उन्हीं के द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो ये देख लिया एक अंतर। और दूसरा देखते हैं, यह विधि प्राकृतिक विधि द्वारा होने वाली क्रिया, यानी कि अपने आप अनैच्छिक क्रिया जैसे हमने पढ़ा। और कृत्रिम श्वसन यह आवश्यकता अनुसार अलग अलग स्थितियों में अलग अलग विधियों से कराई जाने वाली क्रिया है, यानी कि जब आवश्यकता पड़ती है तभी कृत्रिम श्वसन का प्रयोग में लिया जाता है, वरना तो हमारा जो प्राकृतिक श्वसन अपने आप होती ही है। जैसे कि हमने बोला अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप ही चलती है। अगर कोई दुर्घटना हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तभी कृत्रिम श्वसन रोगी को दिया जाता है। तो ये तो देख लिया हमने प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन में अंतर। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कृत्रिम श्वसन का अर्थ एवं आवश्यकता। प्राकृतिक श्वसन का अर्थ हमने देख लिया, अब कृत्रिम श्वसन का अर्थ देखते हैं। जब किसी कारणवश फेफड़ों में स्वाभाविक तौर से स्वच्छ वायु का आना जाना बंधित हो जाए, अभी जैसे हमने पढ़ा रुक जाए, जिसके फलस्वरूप प्राणी की दम घुटने की स्थिति आ जाती है, तो इस स्थिति में प्राणी को बचाने के लिए कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, हम जो श्वास लेने की जो क्रिया करते हैं वो अनैच्छिक है। अगर किसी कारणवश वो क्रिया रुक जाती है तो दम तो घुटना ही घुटना। अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो दम तो हमारा घुटेगा घुटेगा। तो इस स्थिति में प्राणी को बचाने के लिए कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। फेफड़ों में वायु का आवागमन बाधित होने के कारण कोशिकाओं को आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके अभाव में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इस स्थिति में कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए व्यक्ति के फेफड़ों में किसी कृत्रिम विधि द्वारा स्वच्छ तथा ताजी ऑक्सीजन युक्त वायु को भरने की क्रिया कृत्रिम श्वसन कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी अन्य व्यक्ति के प्रयासों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की श्वसन क्रिया को चलाना ही कृत्रिम श्वसन क्रिया है। कृत्रिम श्वसन की क्रिया की आवश्यकता मुख्य रूप से पानी में डूबने, दम घुटने, मस्तिष्क में चोट लगने अथवा अन्य कारणों जैसे शरीर का दुर्बल होना या दुर्घटनाग्रस्त होने आदि की स्थिति में होती है। कृत्रिम श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को जीवन को बचाना होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कृत्रिम श्वसन देने की आवश्यकता क्यों होती है, तो व्यक्ति के जीवन को बचाना ही कृत्रिम श्वसन का मुख्य उद्देश्य है। कृत्रिम श्वसन की परिस्थितियों का वर्णन निम्न है कि किन परिस्थितियों में कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। अभी हमने पढ़ा ना कि किसी का दम घुट गया, कोई पानी में डूब गया, मस्तिष्क में चोट लग गई, तो इन सभी को एक बार देख लेते हैं कि आखिर दम घुटना होता है कैसे, किस प्रकार से दम घुटता है। किसी भी व्यक्ति की श्वसन क्रिया में जब कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तब उसका दम घुटने लगता है। दम घुटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पानी में डूबना, विषैली गैस रिसाव आदि। दम घुटने की अवस्था में व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है। कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में पड़ती है। नंबर 1 है पानी में डूबने की स्थिति में श्वसन मार्ग तथा फेफड़ों में जल प्रवेश कर जाने पर दम घुटने लगता है। नंबर 2 वातावरण में उपस्थित विषैली गैस फेफड़ों की क्रिया को अवरुद्ध कर देती है, यानी कि रोक देती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। नंबर 3 है श्वसन मार्ग में ठोस वस्तु के अटक जाने से श्वास क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। जैसे कभी कभी भोजन का कोई टुकड़ा नाक अथवा गले में फंस जाता है। खास तौर पर छोटे बच्चों में ऐसी क्रिया
होती है। नंबर 4 है गले में सूजन या अन्य किसी बीमारी जैसे डिप्थीरिया आदि में कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती। नंबर 5 श्वास नलिका के कुछ समय के लिए दब जाने पर जैसे गला घोटने, दबाने अथवा फांसी लगाने से दम घुटने का अनुभव होता है। नंबर 6 मस्तिष्क के श्वसन नियंत्रण केंद्र में किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर जैसे बिजली का झटका लगने पर एवं विषैली गैस सूंघने से दम घुटने लगता है। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे कि दम आखिर किन कारणों द्वारा घुटता है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा प्राणी का दम घुटता है। अब देख लेते हैं दम घुटने पर क्या उपचार करना चाहिए। तो दम घुटने पर दिया जाने वाला उपचार देख लेते हैं। नंबर 1 है दम घुटने के कारण यदि पानी में डूबना है तो सर्वप्रथम फेफड़ों से पानी निकालें। अगर दम घुटने के अगर जो हमने पढ़ा ना दम घुटने के क्या क्या कारण है, अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब गया और उस कारण से अगर उसका दम घुट रहा है तो सर्वप्रथम फेफड़ों में पानी जो फेफड़ों में पानी भर गया है उसको निकालें। नंबर 2 है दुर्घटना का कारण यदि विषैली गैस या अन्य कोई कारण है तो व्यक्ति को तुरंत दूसरे स्थान पर ले जाए। नंबर 3 है यदि वायु मार्ग में किसी वस्तु के कारण रुकावट हो तो तुरंत उस वस्तु को निकालने का प्रयास करें तथा पीड़ित व्यक्ति को तत्काल कृत्रिम श्वास प्रदान करें। तो ये तो हमने देखा कि दम घुटने के क्या उपचार हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है किस क्रिया में वायु फेफड़ों में भरती है, यानी कि कौन सी ऐसी क्रिया होती है जिसमें वायु जो है फेफड़ों में भरती है, वो बताइए क्रिया। हमने 2 तरह की क्रिया पढ़ी ना। क्वेश्चन 2 कहता है कृत्रिम श्वसन कब दिया जाता है, यानी कि कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता कब पड़ती है। क्वेश्चन 3 कहता है दम घुटने की कोई 2 स्थितियां बताइए। कितनी सारी स्थितियां हमने पढ़ी, जैसे कि पानी में डूबना, फांसी लगाने से दम घुटता है, कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है तो भी उसका दम घुट जाता है। तो आप बता सकते हैं कोई भी 2 कारण दम घुटने की। अभी हमने बहुत सारे कारण दम घुटने के पढ़े। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कृत्रिम श्वसन की विधियां, यानी कि जो हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है उसका क्या मेथड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नॉलेजेबल भी है और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, सभी के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम तो चाहे वो साइंस हो चाहे होम साइंस हो कुछ भी हो सब में ही आता है। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में जैसा कि हमने आपको बताया हम करेंगे कृत्रिम श्वसन की विधियाँ और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, क्लासेस अगर समझ में आ रही है तो जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अपनी कमेंट भी हमें अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। धन्यवाद।